गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको धोरान काल में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इस पाठ को समझाना चाहेंगे। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ में आपने देखा होगा कि पहले पत्र ही एक माध्यम हुआ करते थे जिसके द्वारा लोग इधर से उधर समाचारों को पहुंचाते थे। तब का संसार बहुत विचित्र संसार था। उनका हमारे जीवन में महत्व, सभ्यता के विकास में उनका योगदान, साथ साथ प्रसिद्ध एवं महान लोगों के पत्रों का भी योगदान में पता चलता था। क्योंकि अभी तक गांधी जी के पत्र अभी तक संभाल कर रखे गए संग्रहालय में। इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि भले ही वैज्ञानिक युग क्यों ना आ जाए, अनेक तरह के तीव्र साधन क्यों ना उपलब्ध हो जाए, फिर भी चिट्ठियों का स्थायी और सर्वश्रेष्ठ साधन अभी भी उपलब्ध है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम मैसेज लिखते हैं, कुछ ही दिनों बाद हम मोबाइल पर या किसी पर भी भेजते हैं, फैक्स, ईमेल और या फिर देखिए ट्विटर पर लिखते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन थोड़े के दिनों के बाद वो नष्ट हो जाता है। साल 2 साल हम उनको बहुत दिनों तक संभाल कर नहीं रख सकते हैं। लेकिन पत्र हम संभाल सकते हैं, बहुत दिनों तक सहेजे जा सकते हैं और उनको हम सुरक्षित रख भी सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी द्वारा लिखे हुए पत्र अभी भी सुरक्षित है संग्रहालय में और उनसे हम सीख भी ले सकते हैं। 6th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा है, तो आपको अक्षरों का क्या महत्व है, इस तरह करके है ना, हमने बहुत सारी चीजें उससे सीखी। लेकिन आज के समय में जो अनेक तरह के साधन उपलब्ध होने के बाद भी हमें वो सुविधा उपलब्ध नहीं होती है जो पहले हुआ करती। जैसे अभी भी हम देखते हैं कि हर मोबाइल में कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे से हम फोटो खींचते, हमारी गैलरी फुल हो जाती, इसके बाद हमें फिर उसमें से हटाना पड़ता। अब हम उसको ले जाके कंप्यूटर में डालेंगे या उसको लैपटॉप में डालेंगे, फिर उसमें भी हम आखिर में कब तक रखेंगे। लेकिन वही फोटो जब हम कैमरा से खींचते थे, उनको साफ करवा के एल्बम में सजा करके और उसको अपने पास रख लेते थे, तो बरसों बरस पूर्वजों की एल्बम को भी हम खोल करके जब मन होता तो देखने लग जाते थे। वो चाहे जिंदा हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम उनको देखते थे, उनके कार्यकलापों को देख सकते थे। लेकिन आज के समय में कहा जाता है कि बहुत संचार साधन बहुत अधिक उपलब्ध है, उसके कारण उतने होने के बाद भी लोगों का डाटा अभी भी इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो चिट्ठियों का महत्व पहले भी था और आज के समय में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी कानून उसी कागज को ही है ना सबूत मानता है, ना कि कही हुई बात को। और आखिर में कही हुई बात को, रिकॉर्डिंग को, SMS को हम बहुत दिनों तक नहीं रख सकते अपने मोबाइल में सहेज कर, या मोबाइल क्या हमेशा जिंदगी भर हमारा साथ नहीं देता है, वो खराब हो जाता है, हम बदल देते हैं, दूसरा मोबाइल खरीद लेते हैं, तो फिर उसमें जो जितने भी इकट्ठा किया हुआ हमारा स्टोर है वो कहाँ चला जाता है, वो कुछ पता नहीं चलता है। तो पत्रों का फर्क अभी भी हमारे जमीन जायदाद के, नौकरी के कागज ही हुआ करती है। यदि वो कागज हमारे पास नहीं है तो हम किसी भी तरह से उस वस्तु के हकदार नहीं हो सकते। कोर्ट भी तभी हमें हकदार मानता है जब हम उसको कागज दिखाते हैं कि ये चीज हमारी है। तो पत्रों का महत्व तो पहले भी था, पत्रों का बहुत ही विचित्र संसार है। यह भी सत्य है कि पत्रों का महत्व, उसकी उपयोगिता हमेशा से ही रही है, क्योंकि पत्रों जैसा संतोष आधुनिक युग में कोई भी मोबाइल फोन या SMS का संदेश नहीं दे सकता है। लिखित रूप में होने के कारण पत्रों का राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। इन पत्रों का मानव सभ्यता के विकास में भी योगदान रहा। पत्र मनुष्य को संदेश के साथ साथ प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। पत्रों को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और या लेख कहते हैं, या तमिल में पत्र को काडिद कहा जाता है। पत्रों के नाम भले ही अलग अलग हों, किंतु पत्रों का भाव सभी जगह एक ही होता है। पत्र हमारी यादों को सहेज कर उन्हें लंबे समय तक ताजा बनाए रखते हैं। संसार भर में करोड़ों पत्र रोजाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। अकेले भारत में ही प्रतिदिन 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं, जो पत्रों की लोकप्रियता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिस तरह से हम अपनी बात को विस्तार से पत्र में लिख सकते हैं, शायद उतनी विस्तार से हम बात को SMS के द्वारा नहीं भेज सकते हैं। संचार साधनों के विषय में 1953 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आरंभ में संदेश पहुंचाने का काम मनुष्य स्वयं किया करता था,
हरकारे हुआ करते थे, राजाओं के हरकारे के पहले ढोल बजता था, डुगडुगी पीटी जाती थी, राजा अपने संदेश को उसके माध्यम से जनता तक पहुंचाता था। इसके बाद तेज घोड़े हुए, फिर पहिए वाहन हुए, और सबसे ज्यादा बदलाव तो रेलवे और तार ने किया। ट्रेनें एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश को रफ्तार से ले जाने लगी। तार से संदेश सर्वाधिक तेज गति से जाने लगे, लेकिन इससे भी अधिक तेज गति से संदेश पहुंचाने का काम टेलीफोन, वायरलेस और रडार आदि पिछली शताब्दी में ही पत्र लेखन के कला के रूप में काम करने लग गए थे। डाक विभाग ने भी पत्रों को सही दिशा प्रदान करने के लिए पत्र संस्कृति के विकास के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। आपके भी पत्र लेखन का विषय, किस तरह से हमें औपचारिक पत्र लिखना है, किस तरह से अनौपचारिक पत्र लिखना है, उसकी उन्होंने 1972 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र की प्रतियोगिता भी करवाई, जिससे बच्चों को पत्र लिखने का तरीका आ जाए। शहरों और महानगरों में आधुनिक संचार के साधनों के भले ही अनेक साधन हो गए हैं, लेकिन गांव में तथा व्यापारिक डाक में अभी अभी कोई बदलाव नहीं आया है। पत्रों के विषय में गहराई से जाने पर पता चलता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने पत्र न लिखा हो और इसे पत्र का इंतजार न रहा हो। हमारे सैनिक भी उत्सुकता से पत्रों का इंतजार करते हैं। पहले लोग महीनों तक पत्र का इंतजार किया करते थे, लेकिन वर्तमान समय में परिवहन के साधन इतने हो गए कि पत्र तुरंत कोरियर कर देते तो हमारा जल्दी से पहुंच जाता है कोई भी चीज या सामान। पहले के समय में जब संचार के आधुनिक साधन नहीं थे तो पत्र ही एकमात्र साधन था। आज के समय में बहुत से लोग अपने पूर्वजों के पत्रों को सहेज कर रखते हैं। बड़े बड़े लेखकों, पत्रकारों, उद्यमियों, कवि, प्रशासक, सन्यासी और किसान इनके पत्र किसी भी अनुसंधान से कम नहीं है। फोन के माध्यम से यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को प्रेरणा दी होती तो आज पिता के पत्र पुत्री के नाम हम कहाँ से पढ़ पाते। 6th क्लास में आपने पढ़ा पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो यदि जब उन्होंने फोन पर प्रेरणा दी होती तो फिर हम उनके संदेश को वो क्या समझाना चाहते थे हमें भी नहीं समझ में आता वो। तो उनकी वो सारी प्रेरणा हमारे द्वारा पत्रों के द्वारा ही हमें पता चले। बड़ी बड़ी हस्तियों के पत्र भी हम यादगार के रूप में सहेज कर रखते। महात्मा गांधी उनमें सबसे अग्रगणी हैं। लोगों ने उनके जवाब पत्रों को फ्रेम करा करके सजो कर रखा हुआ है। पत्रों के आधार पर अनेक पुस्तकें लगी गई। निराला के पत्र, हमको लिखो है कहाँ, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम उनकी जीवंत उदाहरण है। 1915 से 1941 तक महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र महात्मा और कवि के नाम से प्रकाशित हुआ करते थे, जो लोगों को बहुत प्रेरणा देते। प्रेमचंद भी अपने पत्रों के माध्यम से नवोदित लेखकों को प्रेरणा देते हैं। इस तरह से स्वतंत्रता विकास के बाद भी पत्रों का डाक विभाग का बहुत योगदान रहा। शहर की आलीशान हवेलियों हो या झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, दुर्गम जंगलों में से घिरे गांव, बर्फबारी के बीच जीते पहाड़ी लोग या मछुआरे या फिर रेगिस्तान में रहने वाले, सभी को खतों का बेसब्री से इंतजार रहता था। डाक विभाग केवल पत्र ही नहीं पहुंचाता था, अपितु वह लोग जिनको इससे भी अधिक जरूरी चीज होती थी मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर क्या होता है? या तो किसी का बेटा कहीं बाहर सर्विस कर रहा है और वो उसके पैसों से ही घर का खर्च चलता है, तो वो वहां से मनी ऑर्डर के माध्यम से पत्र अपने माता पिता को पैसे माता पिता के पास भेजा करता था। वो मनी ऑर्डर जब आता था तब माता पिता बूढ़े होते थे, उनके पास वो पैसे मिलते थे और उनकी जीविका चलती थी। इसलिए उनको डाकिया को लोग देवदूत समझते थे। यदि वो आया तो जरूर कुछ ना कुछ खुशखबरी लाया होगा। इसी तरह से आने वाले समय में भी पत्रों का महत्व रहेगा, क्योंकि बिना कागज के कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है। धन्यवाद। आज हम आपको दौरान काल में भगवान के डाकिए पाठ समझाना चाहेंगे। भगवान के डाकिए पाठ के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। उनके द्वारा रचित भगवान के डाकिए में पक्षी और बादलों ने जो ईश्वर के दूत समझे जाते हैं, उन्हीं के माध्यम से उन्होंने ईश्वर का संदेश जैसे भेजा गया है, इस तरह का उन्होंने वर्णन किया है। पक्षी और बादलों को ईश्वर का संदेश वाहक माना जाता था। जिस तरह डाकिया हमारे प्रियजनों का संदेश हम तक पहुंचाता है, उसी तरह से पक्षी और बादल ईश्वर के संदेश को हमारे पास पहुंचाते हैं, जो ईश्वर का मौन संदेश हम तक पहुंचाती है, जिसे हम मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। बल्कि हमें तो यही लगता है कि जैसे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर यूं ही विचरण कर रहे हैं, पर नहीं, कवि कहना चाहता है वो व्यर्थ ही नहीं घूम रहे हैं, जबकि उनके द्वारा लाए हुए ईश्वरी संदेश को पेड़ पौधे, पहाड़
और नदियां आसानी से समझ जाती हैं। कवि का मानना है कि मनुष्य ईश्वर प्रदत्त उन प्राकृतिक तत्वों की क्रियाओं को केवल अपनी आंखों के द्वारा ही देख सकता है। पक्षियों को हम इधर उधर आकाश में विचरण करते हुए देखते हैं, बादलों का उमड़ घुमड़ करके आना, पृथ्वी के चक्कर लगाना को देखते हैं। हम मनुष्य उन क्रियाओं के उद्देश्य, क्या उद्देश्य है उनका, वो छिपा हुआ रहता है और शायद हम उसको नहीं समझ सकते। उनके अंदर विश्व बंधुत्व की भावना होती है। वो किसी भी जाति, धर्म या देश की सीमा को नहीं मानते, बल्कि सभी सीमाओं से दूर होकर वो कहीं पर भी चले जाते हैं। मनुष्य तो केवल यही सोचता है कि फूलों की सुगंध के रूप में एक धरती की सुगंध बिना किसी सीमा के दूसरे देश पर चली जाती है। किसी के भेदभाव के बिना वो एक देश की खुशबू दूसरे देश पर पहुंचाती है। एक देश का पानी दूसरे देश में जाकर के बरसता है, अर्थात समरसता का संदेश देता है। एक देश का जल भाव बनकर के दूसरे देश में बादल बनकर के बरसता है। इस तरह से, जबकि इसका वास्तविक संदेश तो यही है कि पेड़ पौधे अथवा वायु, धरती, सुगंध और नदियां सब अपना जल किसी विशेष सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखती हैं, बल्कि एक जगह से भाप बन करके वो दूसरे देश में बरसता जाकर, अर्थात बिना किसी भेदभाव के सभी को लाभ पहुंचाते हैं। मनुष्य को भी ईश्वर प्रदत्त इस मौन संदेश को समझना चाहिए, उसी के अनुरूप अपने कार्यों को संपादित करना चाहिए। जिस तरह से वो समानता का संदेश देती है, मनुष्य को भी सभी को समान समझना चाहिए और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर मनुष्य को अपना निस्वार्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए। अर्थात स्वार्थपरक नहीं कि ये चीज हमारे देश की है तो हमारे देश में ही रहे, बल्कि निस्वार्थ होकर के हमें भी जीना चाहिए। धन्यवाद।